हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 95 से लेकर सेक्शन 100 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को समझेंगे। सबसे पहले जो इसके अंदर सेक्शन 95 से लेकर 97 है वो हमें लेटेंट एम्बिग्यूटी के बारे में बताता है। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने लेटेंट और पेटेंट एम्बिग्यूटी के बीच के डिफरेंस को समझा था। लेटेंट एम्बिग्यूटी वो होती है जिसको हमें डॉक्यूमेंट पे पढ़ने पे या देखने पे नहीं पता चलता कि इसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी मतलब कोई कंफ्यूजन है या इसके दो मतलब निकल रहे हैं। वहीं जो पेटेंट एम्बिग्यूटी होती है, जब हम उसको डॉक्यूमेंट पे पढ़ते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ के बता सकता है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बिग्यूटी है, मतलब कोई कंफ्यूजन है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया और उससे बोला कि ये जो हॉर्स है मैं तुम्हें बेचूंगा और ये हॉर्स मैं तुम्हें 1000 या 1500 रुपए में बेचूंगा। तो ये किस तरीके की एम्बिग्यूटी होगी? पेटेंट एम्बिग्यूटी होगी, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई कि ये हॉर्स 1000 रुपए में बेचना है या 1500 रुपए में बेचना है। तो इसके लिए कोई भी ऑरल एविडेंसेस नहीं दिए जा सकते पेटेंट एम्बिग्यूटी को हटाने के। लेकिन वहीं जब कोई लेटेंट एम्बिग्यूटी होती है, जब हमें डॉक्यूमेंट को पढ़ के नहीं पता चलता कि इसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी है, कोई कंफ्यूजन है या इसके दो मतलब निकलेंगे, तो फिर ऐसी एम्बिग्यूटी के लिए ऑरल एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। अब इसके लिए 3 सेक्शन है जो हमें लेटेंट एम्बिग्यूटी के बताते हैं, 95, 96 एंड 97। अब सबसे पहले हम सेक्शन 95 को देखेंगे कि 95 के अंदर क्या बताया गया कि किस तरीके की लेटेंट एम्बिग्यूटी बताई गई है। सेक्शन 95 में जो एम्बिग्यूटी बताई गई है वो ये बोलती है कि जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट अपने आप में कोई प्लेन मीनिंग बोल रहा है, मतलब प्लेन वर्ड्स बोल रहा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स है उससे वो मीनिंग नहीं निकल रहे। क्या बोलता है? व्हेन द लैंग्वेज यूज इन अ डॉक्यूमेंट इन इज प्लेन इन इटसेल्फ, कि भाई जो बात बोली वो एकदम साफ बोली, हमें देख के नहीं पता चल रहा कि इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है, लेकिन बट इज अनमीनिंग टू रेफरेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, लेकिन वो जो वर्ड्स बोले गए या जो बात बोली गई वो एग्जिस्टिंग फैक्ट से मैच नहीं कर रही। एविडेंस में बी गिवन टू शो दैट इट वाज यूज्ड इन अ पेक्युलर सेंस। तो इसके लिए एविडेंसेस दिए जा सकते हैं कि ये जो इसके अंदर लैंग्वेज यूज की गई है ये किस सेंस के अंदर यूज की गई है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर बोला ए सेल्स बी बाय डीड, कि ए ने बी को एक डीड से क्या बेचा? माई हाउस इन कलकत्ता। उसने बोला कि मैं अपना घर आपको कलकत्ता में बेच रहा हूं, लेकिन बाद में क्या पता चलता है? ए हैड नो हाउस इन कलकत्ता, ए का कोई हाउस है ही नहीं कलकत्ता के अंदर। बट इट अपीयर्स दैट ही हैड हाउस इन होबड़ा, लेकिन उसका हाउस कहां पे है? होबड़ा के अंदर उसका हाउस है। और विच बी हैड बीन पोजीशन सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द डी, या फिर जो बी के पास पोजीशन के अंदर है जब से ये डीड एग्जीक्यूट हुई है। तो यहाँ पे द फैक्ट्स में बी प्रूव टू शो दैट द डीड रिलेट टू द हाउस ऑफ होबड़ा। तो यहाँ पे हम इन फैक्ट्स को शो कर सकते हैं कि ये जो डीड बनी थी कौन सी प्रॉपर्टी के लिए बनी थी? होबड़ा के लिए बनी थी। अब ये कौन से मैक्सिम के ऊपर ये सेक्शन डिपेंड करता है? ये मैक्सिम है फॉल्सा डेमोन्स्ट्रेटियो नॉन नेसेट, मतलब कि अ फॉल्स डिस्क्रिप्शन डज नॉट विशिएट द डॉक्यूमेंट, कि आपने किसी तरीके से अगर रॉन्ग डिस्क्रिप्शन दे दी तो उसके वजह से जो डॉक्यूमेंट है वो विशिएट नहीं हो जाएगा। सेक्शन 95 के साथ हमें सेक्शन 97 भी पढ़ना होता है, लेकिन उसके बीच में हम सेक्शन 96 को समझते हुए चलेंगे। सेक्शन 95 का एक्सटेंशन ही है सेक्शन 97, वो भी एक तरीके की लेटेंट एम्बिग्यूटी के बारे में ही बताता है। इसके अंदर एक केस था बसावु पुन्नरेड्डी वर्सेस कृष्णय्या AIR 1966 का। इसके अंदर कोर्ट ने क्या बोला कि अगर कोई सेल डीड है, सेल डीड के अंदर जो लैंड बेची गई उसका अगर सर्वे नंबर अलग है उससे जो कि उस प्रॉपर्टी का रियल में सर्वे नंबर है, तो इसके लिए एक्सट्रिंसिक एविडेंस दिए जा सकते हैं, मतलब बाहरी एविडेंस दिए जा सकते हैं, किसी भी तरीके के ऑरल एविडेंसेस दिए जा सकते हैं ये बताने के लिए कि ये जो प्रॉपर्टी बेची गई थी ये सही सर्वे नंबर की बेची गई थी। तो इसके अंदर ये केस दिया गया। तो सेक्शन 95 के अंदर हमें इतना ही बताया गया। फिर इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 96 के ऊपर। सेक्शन 96 हमें क्या बताता है? एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन, की जब हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया उसके अंदर हमने इस तरीके की लैंग्वेज डाल दी जो कि जहां पे एक से ज्यादा पर्सन या फिर चीजें थी, लेकिन वो जो चीज है वो सिर्फ एक ही के ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है। तो उसके लिए हम कोई एक्सट्रिंसिक एविडेंस दे सकते हैं, मतलब कोई बाहरी एविडेंस दे सकते हैं, जैसे कि कोई ऑरल एविडेंस दे सकते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल देता है कि ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि वो उसको अपना एक हॉर्स बेचेगा, व्हाइट हॉर्स बेचेगा 1000 रुपीज का, लेकिन बाद में पता चलता है कि ए के पास एक से ज्यादा व्हाइट हॉर्स थे। तो यहां पे ये एविडेंस दिए जा सकते हैं कि ए ने अपना कौन से वाला व्हाइट हॉर्स बी को बेचने के लिए बोला था। तो इस तरीके से सेक्शन बोलता है। ऐसे ही ये तो हो गया किस चीज के लिए? कोई सेवरल पर्सन के, ऐसी थिंग्स के ऊपर भी होता है। जैसे हमने एक एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट के अंदर हमने ये बोला कि ए ने बी से एग्रीमेंट किया, उसने बोला कि मैं तेरे साथ
कहाँ पे जाऊंगा, हैदराबाद जाऊंगा, ठीक है, ये बात बोल दी। लेकिन अब हैदराबाद जो है हमारी कंट्री में दो जगह पे है, अब ये दक्कन के अंदर भी है और सिंध में भी है, तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि वो जो उसने उससे एग्रीमेंट किया था कि उसके साथ कहाँ पे जाएगा, तो इसके लिए उससे पूछा जा सकता है कि उसने दक्कन के सिंध के लिए बोला था या फिर दक्कन के इसके लिए, दक्कन के हैदराबाद के लिए बोला था या फिर सिंध के हैदराबाद के लिए बोला था। इस तरीके से ऑरल एविडेंसेस लिए जा सकते हैं। अब इस सेक्शन के अंदर हम रीड करते हैं क्या दिया गया। ये सेक्शन बोलता है व्हेन द फैक्ट्स आर सच दैट, कि इस तरीके के फैक्ट्स हैं कि जो उसकी लैंग्वेज है, दैट द लैंग्वेज यूज माइट हैव मीन टू अप्लाई टू एनी वन एंड कुड नॉट हैव बीन मेंट टू अप्लाई टू मोर देन वन, कि इस तरीके की लैंग्वेज है कि वो चीज जो है सिर्फ एक के ऊपर अप्लाई हो सकती है और एक से ज्यादा चीज के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। ऑफ सेवरल पर्सन्स और थिंग्स, कि भाई एक से ज्यादा पर्सन्स थे या फिर एक से ज्यादा चीजें थी तो वो सिर्फ एक के ऊपर अप्लाई हो सकती थी। एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट विच शो विच ऑफ दोज पर्सन और थिंग इट वाज इंटेंडेड टू अप्लाई टू, तो इसके लिए एविडेंसेस दिए जा सकते हैं कि वो जो हमने लैंग्वेज यूज किया वो किस पर्सन के लिए या फिर किस चीज के लिए की है, जहां पे एक से ज्यादा पर्सन या फिर एक से ज्यादा चीजें थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो हमने सेक्शन 94 पढ़ा था उसी को ये मॉडिफाई कर देता है, जो सेक्शन 96 है उसको मॉडिफाई कर देता है। फिर उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 97 के अंदर। सेक्शन 97 जो है वो क्या है, सेक्शन 95 का आगे एक्सटेंडेड वर्जन है। तो इसको भी उसी मैक्सिम के ऊपर डिपेंड करता है। क्या मैक्सिम थी, फॉल्सा डेमोन्स्ट्रेशियो नॉन नेसेट, जिसका मतलब क्या होता है कि जो फॉल्स डिस्क्रिप्शन होती है वो किसी डॉक्यूमेंट को विशिएट नहीं कर देती। तो जो 95, 96, 97 हम वो लेटेंट एम्बिग्यूटी के बारे में देख रहे हैं, तो ये आखिरी सेक्शन है लेटेंट एम्बिग्यूटी का। आप देखते हैं इस सेक्शन के अंदर क्या बोला गया। ये सेक्शन बोलता है एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज, कि किस चीज के लिए हम एविडेंस दे रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज के लिए ही दे रहे हैं, टू वन ऑफ टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स, किस चीज के लिए, जहां पे एक से ज्यादा फैक्ट्स है, टू नीदर ऑफ विच द होल करेक्टली अप्लाइज, और जिसके ऊपर वो जो फैक्ट्स बोले गए हैं वो दोनों, मतलब जैसे एक से ज्यादा मतलब दो फैक्ट्स हैं और वो जो लैंग्वेज बोल रही है वो दोनों में से किसी भी फैक्ट को एक तरीके से पूरा नहीं बोल रही। अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो उससे समझ आ जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया गया है, ए एग्रीज टू सेल बी, कि ए जो है एग्री होता है सेल को बेचने के लिए। क्या बोलता है कि माई लैंड एट एक्स इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, बोलता है कि मैं आपको अपनी वाली लैंड बेच रहा हूं। ए बी से बोलता है जोन सी लैंड मेरी बी के ऑक्यूपेंट के अंदर है, मतलब मैं अपनी एक्स लैंड बेच रहा हूं जो वाई के ऑक्यूपेशन के अंदर है, ये बात वो बोलता है। अब यहां पे क्या होता है, ए हैज लैंड एक्स, ए के पास लैंड एक्स तो है लेकिन वो एक्स लैंड वाई की पोजीशन के अंदर नहीं है, और ए की एक ऐसी लैंड भी है जो वाई के पोजीशन के अंदर है। तो यहाँ पे जो फैक्ट, ये जो एग्रीमेंट किया ए ने बी से कि मैं आपको अपनी एक्स लैंड बेच रहा हूं जो वाई के पोजीशन के अंदर है, तो यहाँ पे ये जो फैक्ट है दोनों ही अपने आप में क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट शोइंग विच ही मेंट टू सेल, तो यहाँ पे एविडेंसेस दिए जा सकते हैं कि ए बी को कौन सी लैंड बेचना चाह रहा है, वो अपनी एक्स लैंड बेचना चाह रहा है या फिर वॉली लैंड बेचना चाह रहा है जो उसकी वाई के पोजीशन के अंदर है। तो इस तरीके के एविडेंसेस दिए जा सकते हैं जहां पे दो से ज्यादा फैक्ट्स और वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि कौन से फैक्ट की बात हो रही है। व्हेन द लैंग्वेज यूज अप्लाइज टू वन सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड पार्टली टू अनदर सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट, की लैंग्वेज किस तरीके की है, एक जो है वो कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर रही है और दूसरे फैक्ट्स के बारे में एक साथ बात कर रही है, बट द होल ऑफ इट डज नॉट अप्लाई करेक्टली टू इधर। लेकिन जब उन दो पूरी की पूरी लैंग्वेज को एक साथ पढ़ा जाए तो वो दोनों में से कोई भी फैक्ट्स अपने आप में पूरे ही नहीं हो रहे उससे। एविडेंस मे बी गिवन टू शो टू विच वन ऑफ टू इट्स मेंट टू अप्लाई, तो इसके लिए एविडेंसेस दिए जा सकते हैं कि दोनों में से कौन से फैक्ट की बात की जा रही है, जैसे भी हमने एग्जांपल के अंदर समझा। और ये उसी प्रिंसिपल जो सेक्शन 95 के अंदर पढ़ा था उसी प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये तीनों सेक्शंस हमने किसके पढ़े, लेटेंट एम्बिग्यूटी के पढ़े। कैसी एम्बिग्यूटी, जो हमें देख के डॉक्यूमेंट के ऊपर पता नहीं चलती। तो ये हमारे तीन सेक्शन हो गए। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 98 के ऊपर। सेक्शन 98 बोलता है एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलेजिबल कैरेक्टर एसेट्रा, कि भाई किस चीज के लिए आप एविडेंस दे रहे हो, ऐसी लैंग्वेज के लिए जो इलेजिबल है। इलेजिबल मतलब कि जिसको आप पढ़ नहीं सकते, जैसे शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज है, अब कोर्ट शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज को तो पढ़ नहीं सकता, तो इसके लिए आप एविडेंस दे सकते हो। या फिर कोई ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे कि कोई फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड लिखे हुए हैं, या ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं जिसके लिए स्पेशल स्किल की जरूरत है, टेक्निकल वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वहां पे कोर्ट तो उस बात को समझ नहीं पाएगा, तो इस वजह से वो डॉक्यूमेंट खराब नहीं हो जाएगा। उसके लिए आप ओरल एविडेंसेस दे सकते हो किसी और व्यक्ति को बुला के, जैसे कि आप एक्सपर्ट को बुला सकते हो,
आप ऐसे व्यक्ति को बुला सकते हो जिसको वो फॉरेन लैंग्वेज आती है, या ऐसे व्यक्ति को बुला सकते हो जिसको शॉर्ट हैंड लैंग्वेज आ सकती है, और वो आके कोर्ट के अंदर बता सकता है, और वो जो एविडेंस आके देगा वो एक्सेप्टेबल होंगे। क्या बोलता है सेक्शन? एविडेंस मे बी गिवन टू शो द मीनिंग ऑफ illegible or not commonly intelligible characters of foreign obsolete technical local and provincial expression। तो इस तरीके के जो होंगे इसके लिए एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। कौन सी चीजों के लिए? कोई इलेजिबल लैंग्वेज यूज की गई है जो समझ ही नहीं आ रही कोर्ट को, या फिर कोई फॉरेन ऑब्सोलीट इस तरीके के वर्ड्स यूज किया उसके अंदर, ऑफ एब्रिविएशंस एंड वर्ड यूज इन पेक्यूलर सेंस। कि अब पता लगाना कि ये जो वर्ड है ये किस सेंस के अंदर यूज किया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वर्ड है जिसका कोई मीनिंग जनरली यूज होता है, लेकिन अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि वो वर्ड जो है वो जनरल मीनिंग नहीं है, इसका कोई और मीनिंग है, तो उसके लिए ऑरल एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राधा कृष्ण सिंह। क्या नाम है केस का? स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राधा कृष्ण सिंह। इस केस के अंदर बोला गया जैसे कि कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे यहाँ पे, जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर ये केस था, वहां पे जो डॉक्यूमेंट के अंदर पर्शियन वर्ड्स यूज हुए थे, तो कोर्ट ने बोला था कि आप ऐसे व्यक्ति को बुला सकते हैं जिसको पर्शियन वर्ड्स की नॉलेज है, और वो हमें आके एविडेंस दे सकता है जिससे कि हमें समझ आ जाए कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या बोला गया है। ऐसे ही हॉल्ट एंड कंपनी वर्सेस कॉलियर का केस था 1881 का। इसके अंदर साइंटिफिक वर्ड्स यूज हुए थे, और वो साइंटिफिक वर्ड्स जो थे वो कोर्ट को नहीं समझ आ रहे थे, तो इसके लिए साइंटिस्ट को या फिर जो भी टेक्निकल जिसको नॉलेज थी उसको बुलाया जा सकता है और उससे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर जो वर्ड यूज किए गए हैं उनका मतलब क्या बन रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई भी ऐसी चीज यूज हुई है जिसका मीनिंग कोर्ट को नहीं पता, तो इस वजह से वो डॉक्यूमेंट खराब नहीं हो जाएगा, उसके लिए आप बाहर से एविडेंसेस बुला सकते हैं, ऑरल एविडेंसेस बुला सकते हैं। तो सेक्शन 98 के अंदर हमें ये बोला गया। उसके बाद हम सेक्शन 99 के ऊपर आते हैं। एक हमने पढ़ा था सेक्शन 92। सेक्शन 92 बोलता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को के लिए कोई भी ऑरल एविडेंस नहीं दे सकते, पार्टीज जो होती है वो कोई ऑरल एविडेंस नहीं दे सकती, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति जो है ऑरल एविडेंस दे सकता है। लेकिन वहां पे तीन ही चीजों के लिए यूज हुआ था, कोई कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या फिर कोई डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। अब यहाँ पे इस सेक्शन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है सेक्शन 99? पर्सन्स हु आर नॉट पार्टी टू अ डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला? वो व्यक्ति जो पार्टीज नहीं है किसके? डॉक्यूमेंट के। यहाँ पे कोई भी वो पर्टिकुलर चीजें नहीं बताई, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट यूज हो सकता है। तो पर्सन्स हु आर नॉट पार्टीज टू डॉक्यूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है, जिनको भी उसके अंदर इंटरेस्ट है, मे गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट्स, वो किसी भी फैक्ट के एविडेंस दे सकते हैं, टेंडिंग टू शो द कॉन्ट्रेम्पनियस एग्रीमेंट बेरिंग द टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, की भाई जो डॉक्यूमेंट के अंदर बोली गई चीज थी वो उसके अंदर कुछ डिफरेंस था। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल और एक केस से समझते हैं, उससे हमें डिटेल में समझ आ जाएगा कि इस सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल यहीं पे दिया गया। एग्जाम्पल क्या बोलता है? ए एंड बी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, कि भाई ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं राइटिंग के अंदर। उसके अंदर क्या बोलते हैं कि जो बी है शेल सेल अ सर्टेन कॉटन, कि वो ए को कुछ सर्टेन कॉटन बेचेगा, टू बी पेड फॉर ऑन डिलीवरी, जिसके लिए पैसे कैसे होंगे? जब डिलीवरी हो जाएगी उसके लिए तब पैसे मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम दी मेक एन ऑरल एग्रीमेंट दैट 3 months क्रेडिट शेल बी गिवन टू ए, लेकिन उसी वक्त उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया कि जो ए है उसको 3 महीने का उधार मिलेगा। This could not be shown as between A and B, but it might be shown by C if it affect his interest। तो अब इस चीज के लिए जो ऑरल बात इन्होंने की, पहले इन्होंने अपने एग्रीमेंट के अंदर तो वो बात लिख दी कि जब डिलीवरी होगी तब पेमेंट होगी, लेकिन फिर उन्होंने ऑरल एग्रीमेंट किया कि 3 महीने की उधारी पे पेमेंट होगी। अब यहाँ पे ए और बी अपने इस ऑरल एग्रीमेंट के लिए कोई बात नहीं लेके आ सकते या कोई एविडेंस नहीं दे सकते, लेकिन सी एक व्यक्ति जिसका कोई इससे इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है वो इस चीज को आगे कोर्ट के अंदर बोल सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट उससे इफेक्टेड हो रहा है। अब जैसे एक केस था, केस का नाम है ताराचंद वर्सेस बालीदियो, 1890 का केस है। क्या नाम है केस का? ताराचंद वर्सेस बालीदियो। यहाँ पे क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट डीड से ट्रांसफर की। तो अब ये जो अब क्या किया, एक तीसरा व्यक्ति आया, वो बोलता है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर मेरा प्रीएम्पशन का राइट था, तो इस वजह से ये जो प्रॉपर्टी है पहले मेरे को दी जानी चाहिए थी, और ये जो सेल डीड बनाई गई है सिर्फ धोखा देने के लिए बनाई गई कि ताकि ये प्रॉपर्टी मेरे को ना बेची जाए। तो अब यहाँ पे जो तीसरा व्यक्ति आया ये शो कर रहा है कि यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है, और इसके लिए वो ऑरल एविडेंस दे सकता है। तो सेक्शन 99 के अंदर हमें ये बोला गया। और वही सेक्शन 100 ये बोलता है कि ये जो सारे हमने प्रोविजंस पढ़े सेक्शन 91 से लेके 100 तक या 99 तक, वो सारे किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे? इंडियन सक्सेशन एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब कोई बिल वगैरह जो बनती है उसके ऊपर सेक्शन ये जो भी हमने पढ़े डॉक्यूमेंट वाले ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके अंदर जो अपने जो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर बात बोली गई है वही सारी एप्लीकेबल होंगी। तो ये हमने सेक्शन
100 तक कवर कर लिया। इससे पहले हमने सारे जो 91 से लेके जो 100 तक के सेक्शन है वो सारे कवर कर लिए।